हो गया। तो नॉर्मली स्पीड एंड एक्यूरेसी आर मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। हो गया। बट इससे पहले क्वेश्चन में अगर मैथमेटिक्स कहीं पे भी गिवन है तो मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन आप दे देना। मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देना कि मैथमेटिक्स टर्म कहाँ से आया है, व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस इन विच वी यूज लॉजिक। हम ज़्यादातर यूज क्या करते हैं मैथ्स में, लॉजिक का यूज करते हैं। ठीक है। The success in teaching mathematics. The success in teaching mathematics is possible only if fundamental ideas are brought to the attention of the pupils on every relevant occasion. अगर बच्चे को आप चाहते हो कि वो इजीली हर एक मैथ कर दे, फटाफट कर दे, सॉल्व कर दे, तो याद रखो फंडामेंटल आइडियाज एवरी पॉसिबल वे में बच्चों तक पहुंचना चाहिए, उनके अटेंशन में आना चाहिए, तब जाके एक बच्चा स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ उसको सॉल्व कर सकेगा। ठीक है, स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ बच्चा सॉल्व कर सकेगा। ओके, तो ये पूरा लिखा, यहाँ तक लिखा, दैट्स इट। पहला पॉइंट हो गया कि मैथ्स का कंक्लूजन, सॉरी मैथ्स का इंट्रोडक्शन देंगे, कंक्लूजन कंक्लूडिंग पॉइंट पे देंगे, उसके बाद इतना पोर्शन मार्क कर लो जो कि आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी में लिखना है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड हमें अगर स्पीड एंड एक्यूरेसी बच्चों में बढ़ाना है तो एवरी पॉसिबल वे में जो भी फंडामेंटल आइडियाज है बच्चों के अटेंशन में लाना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे चले जाना कि बच्चों के पॉइंट पे हम कैसे चले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जानता है कि नहीं वो चेक करना है। तो फर्स्ट थिंग, आस्किंग फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन इफेक्टिवली वेरी वाइडली विद द टॉपिक्स इन्वॉल्व्ड एंड समटाइम्स वेरीज इवन विद इन दैट। अगर क्वेश्चन वेरी करता है, ठीक है, क्वेश्चंस वेरी करता है एक से दूसरा, ठीक है, एक से दूसरा वेरी करता है तो ऑब्वियस है आइडियाज ऑल्सो डिफरेंट, आइडियाज हमें भी डिफरेंट चाहिए। और हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि तुमको जैसा आता है उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट कि जब आप आस्क कर रहे हो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, तो इफेक्टिवली अगर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है तो उसके पास वो आइडियाज है ऑलरेडी। अब डिपेंड करता है कैलकुलेशन स्पीड। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। Some people think that people should have the natural ability to do calculation first. That is true at some extent. कुछ समय के लिए हम मान सकते हैं, कुछ पॉइंट तक ये सही भी है कि बच्चे कैलकुलेशन बहुत इजीली कर लेते हैं, नेचुरल एबिलिटी है। कुछ लोग बहुत फास्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो करते हैं। दैट इज डिपेंड ऑन देयर थिंकिंग। स्पीड का वैसे आया कि when you say you want to increase speed in maths, आप जब मतलब बोल रहे हो कि आपको अपना स्पीड बढ़ाना है मैथ्स में, श्योरली आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट यूज नहीं करना है। ठीक है, शॉर्टकट जो लोग यूज करते हैं इजीली सॉल्व कर लेते हैं, बट शॉर्टकट से बहुत सारे स्टेप्स मिस होते हैं। सो हमें प्रैक्टिस बहुत करना है, दैट है टाइम टू प्रैक्टिस थिंग्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इन वैदिक मैथ्स, जो वैदिक के अभी मैथ्स चल रहे हैं, देयर आर शॉर्टकट्स। उसमें क्या होता है ना, उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स रहते हैं और डिफरेंट रूट से उसे सॉल्व किया जाता है और क्रिएटिव माइंडसेट निकाला जाता है बच्चों का देखने का नज़रिया और नीड टू एक्सप्लोर थिंग्स, कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे उसके ऊपर है। इतना लिख दिया। अभी वेज एंड मीन्स ऑफ डेवलपिंग एक्यूरेसी क्या है। अभी आपको क्या दिया जाएगा, 8 पॉइंट दिया जाएगा, एक स्पीड के लिए, एक एक्यूरेसी के लिए, दैट्स इट। उससे आगे कुछ लिखना ही नहीं है आपको। ठीक है, कंक्लूजन तक जाना है तो आपको एक एक लाइन मेंशन करना है। फर्स्ट 8 पॉइंट के अंदर 5 पॉइंट याद रख सकते हो तो 5 पॉइंट इनफ है। पहला हैबिट इंफॉर्मेशन, पहला है हैबिट इंफॉर्मेशन। दिस शुड बी डन इन ए साइंटिफिक एंड एनालिटिकल मैनर। ठीक है, जो भी आपको मैथ्स दिए जाएंगे और हैबिट्स बनाओगे जिसका इंफॉर्मेशन लेके आप सॉल्व करेंगे, वो साइंटिफिक एंड एनालिटिकल मैनर पे होना चाहिए। पहले तो आप उसको साइंटिफिक मतलब लॉजिकल सीक्वेंस में डालोगे, एनालिटिक मतलब एनालिसिस करते हुए चलोगे। दैट्स इट, एक लाइन लिखना है। ठीक है, एक लाइन लिखना है। ये हैबिट इंफॉर्मेशन है या हैबिट फॉर्मेशन है, मतलब हैबिट ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग एंड मेकिंग इन कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब मैं छोटे छोटे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा हूँ एंड मेरे स्कीमा में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, बड़ा इंफॉर्मेशन फॉर्म कर रहा हूँ। तो उस फॉर्मेशन में मुझे अगर डिटेल साइंटिफिक नॉलेज ना हो, एनालिसिस करके मैं प्रॉपर एविडेंस के साथ नॉलेज नहीं लिया हूँ तो मैं भूल जाऊंगा। सो दैट हैबिट फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना पड़ता है, रैप अप करना पड़ता है, पैकिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू नो दैट
प्रॉब्लम सॉल्विंग, memorizing certain principle, formulae and axioms related to problem can facilitate development of accuracy. बस यहाँ तक क्या बोल रहा है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में मेमोराइजेशन क्या करना पड़ता है ना, मेमोराइज करना पड़ता है कुछ प्रिंसिपल्स को। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बोलता है कि पहले तो हमें प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है, आफ्टर दैट उसके बेसिस पे हमें जो भी एविडेंसेस मिले वो देखना है। अब उसमें से रेलिवेंट एविडेंसेस ढूंढना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। आफ्टर दैट उसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करके अगेन जजमेंट देना है, इवैल्यूएशन, फिर उसको रिकॉर्ड करना है, लास्टली कंक्लूड करना है। तो दैट मीन्स पूरे प्रोसेस में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारा कंसेप्ट है उसके बेसिस पे जो भी प्रिंसिपल्स और मटेरियल्स आते हैं, उसके रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, उसको याद रखना। अगर मुझे एक्यूरेट टाइम पे हर चीज़ करना है तो मुझे याद रखना पड़ेगा। दैट इज़ अ मेमोराइजेशन। मेकिंग द स्टूडेंट टू कॉपी फिगर्स एंड नंबर्स करेक्टली। अभी बच्चों को बोलेंगे कि जो भी फिगर्स एंड नंबर्स है करेक्टली करो, ठीक है। आप अगर कोई भी फिगर को चेंज कर देते हो या कोई भी डेसिमल पॉइंट को भी थोड़ा भी चेंज कर देते हो तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इम्प्रॉपरली करोगे तो इन कॉजेस, अगर इफ कॉजेस इनएक्यूरेसी आ जाएगा। तो दिस शुड बी डन कॉशियसली, कॉशन के साथ करो, जैसे रॉन्ग ना हो, ठीक है। पूरा नहीं लिखना, इतना तक लिख लो बस हो गया, दैट्स एनफ, ठीक है। फिर देखो, कल्टिवेट द हैबिट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब जब भी आप अप्लाई करेंगे, वेरीफाई जरूर करना रिजल्ट्स को कि मैंने जो इम्प्लीमेंट किया था और जो मेरा रिजल्ट आया दोनों करेक्ट आया है कि नहीं, दोनों में सिमिलैरिटीज है कि नहीं, वो वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, encourage to understand analysis of problems. स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक्स, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक क्रिएट करते हैं कभी कभी, हो गया, उनको कुछ और बोलो तो और लिखते हैं, तो हो सकता है कि मिस्टेक्स हो ड्यू टू इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। कभी कभी मुझे अंडरस्टैंडिंग ना हो मेरे प्रॉब्लम्स का कि किस वजह से क्या हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देन उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको देना है। फिर देखो, एनकरेजिंग द करेक्ट कॉम्प्यूटेशन, कॉम्प्यूट करना मतलब वन काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि कॉम्प्यूटेशन मिस्टेक्स डन बाय द स्टूडेंट शुड बी डिस्करेज्ड। कॉम्प्यूटेशन वन काइंड ऑफ कैलकुलेशंस है, कैलकुलेट करना। हम मैथ्स में ज़्यादातर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, वो तो सेगमेंट्स में होता है या फ्रेगमेंट्स में होता है, बहुत ही रेयर होता है। बट कॉम्प्यूटेशन जब कर रहे हो तो कंप्यूट और कैलकुलेट जब कर रहे हो उसमें आप बच्चों को मिस्टेक्स कम करने के लिए इनकरेज करें, ना कि मिस्टेक्स वो परफॉर्म करे ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज ट्राई करिए वो करेक्ट चीज़ों को लिखे, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेन द स्टूडेंट्स, अभी ट्रेन द स्टूडेंट इन एक्यूरेसी, ट्रेनिंग देना पड़ेगा बच्चों को। स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू मेक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दे शुड बी ट्रेंड इन एक्यूरेसी। बच्चों को एक्यूरेट लिखने के लिए ट्रेंड करो, ना कि अलाउ करो इनकरेक्ट लिखने के लिए, ठीक है। फिर है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, रिमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होता है, मतलब आपके अंदर कौन सी चीज़ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट इज डिटेक्टिंग द कॉजेस फॉर एरर्स इज नोन एज डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दोज एरर्स स्टार्ट, ठीक है। जो भी आपने प्रोसेस किया उसमें अगर गलतियां हो जाए तो उसको रिमूव तो करना पड़ेगा, तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग बोलता है कि उसको रिमूव करें। और डायग्नोस्ट पहले करते हैं हम लोग क्या, डायग्नोस्ट की प्रॉब्लम कहाँ पे है, और उसको अगर प्रॉपरली रिमूव करते हैं तो रिमीडियल के थ्रू रिमूव करते हैं। दिस इज यूजफुल इन डेवलपिंग एक्यूरेसी एंड स्पीड। बस प्रॉब्लम ढूंढना डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, प्रॉब्लम को समाधान करना और रिमूव करना रिमीडियल टेस्टिंग, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, एक्यूरेसी। सेम चीज आपके स्पीड में भी आएगा। आप अगर एक काम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्या, एक्यूरेसी वर्ड के जगह पे स्पीड मेंशन कर दो, आपका आंसर बन जाएगा पूरा। जैसे कि ट्रेनिंग एंड हैबिट फॉर्मेशन, तो हैबिट फॉर्मेशन क्विकली कब होगा, जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा, आप अच्छे से फॉर्मुलेट कर पाएंगे कोई चीज़ों को, स्पीडीली हो पाएगा या क्विकली हो पाएगा। तो दिस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी। मैंने बोला ना, जो एक्यूरेसी का पॉइंट था उसी को कॉपी कर दो और उस जगह पे बस स्पीड लिख दो, आपका आंसर पूरा बनने वाला है। प्रैक्टिस स्पीड, तो प्रॉपर सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको स्पीड डेवलप करना है,
ठीक है, आपको अगर एक्यूरेसी और स्पीड डेवलप करना है तो आपको बार बार सिचुएशन को लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथमेटिकल प्रोसीजर के साथ। फिर नेक्स्ट आता है टाइम लिमिट फॉर असाइनमेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू डू थिंग्स विद इन ए टाइम लिमिट। अगर बच्चों को कोई टास्क दे रहे हो कंप्लीट करने के लिए तो उसका टाइम लिमिट दो, उस टाइम लिमिट के अंदर वो कंप्लीट करे। इफ दिस इज नॉट इंसिस्टेड, अगर वो नहीं कर पाते, दे मे डेवलप एक्यूरेसी लिविंग ए साइड द डेवलपमेंट ऑफ सी। तो उनको अगर ये नहीं कर सकते हैं तो उनको एक्यूरेसी को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्पीड के जगह पे। तो दोनों ही नहीं हो पाएगा, याद रखना, दोनों ही नहीं हो पाएगा। अगर हम टाइम ना दे, बच्चों को बोले बहुत रिलैक्स होके पढ़ाई करो, कंप्लीट नहीं होगा पोर्शन कभी। बच्चों को थोड़ा डराना भी पड़ेगा और बोलना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट है करो, तब जाके उनका स्पीड बढ़ेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे एक्यूरेसी उतना अच्छा होगा, एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। यूज ऑफ शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स यूज करेंगे क्या? द स्टूडेंट शुड बी ट्रेंड इन द यूज ऑफ शॉर्टकट्स। बच्चों को ट्रेनिंग देना ही है कि जो वो शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं हर एक सिचुएशन में, बट उनको शॉर्टकट्स की जगह पे लॉन्ग टर्म वाला प्रोसेस भी आना चाहिए, मतलब डिटेल्ड भी करना आना चाहिए, ना कि वो फटाफट जो याद रखें वो बिठा दें, ठीक है। फिर आता है क्या, गिविंग रिवर्ड्स। अगर बच्चा कोई अच्छा कर रहा है, मतलब उसका स्पीड बहुत अच्छा है, द स्पीड ऑफ मेरिट, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं तो उसको रिवार्ड्स देना चाहिए। और डल स्टूडेंट कौन से, जिनके परफॉर्मेंस खराब होते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी कंसिडर्ड, ऑब्वियस है सबका अपना अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी होता है। प्रॉपर मोटिवेशन, motivate the students to develop speed and make them to realize the importance of developing speed and accuracy. मोटिवेट जितना करोगे उतना ही अच्छे से वो अपना स्पीड को शो कर पाएंगे, और स्पीड एंड आपका एक्यूरेसी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस है। चलो, तो ये बोल रहा है कि एरिथमेटिक में कितना इंपॉर्टेंस है, इन एल्जेब्रा कितना इंपॉर्टेंस है, इन ज्योमेट्री, एंड देन कंक्लूजन दिया गया। तो इन एरिथमेटिक पीपल्स आर टू बी ट्रेन टू मेक रेस्पॉन्सेस ऑटोमेटिक बाय गुड ड्रिल। एरिथमेटिक में ड्रिलिंग किया जाता है। ड्रिल क्या होता है? ड्रिल मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल जिसको एक्सरसाइज के थ्रू प्रैक्टिस किया जा सके, मतलब रिपीटेडली उसको प्रैक्टिस किया जा सके, उसको ड्रिल बोलते हैं, ठीक है, ड्रिल बोला जाता है। बस इतना करना है। इसके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा और बच्चों को प्रैक्टिस करने दिया जाएगा, बस आप इतना ही याद रखो। वहाँ पे डेसिमल, प्रॉफिट लॉस सब आ जाएगा। इन एल्जेब्रा ड्रिल इन रूल्स ऑफ इंडिसेस ऑफ साइंस, रूट्स ऑफ फॉर्मूली, एप्लीकेशन, इक्वेशन, वेरिफिकेशन सब आ जाएंगे। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी में ड्रिलिंग मतलब बार बार प्रैक्टिस करके करना वो इम्पोर्टेंट है, प्लस रूट्स फॉर्मेशन और रूट्स ऑफ फॉर्मूली, जो भी फॉर्मूली गिवन है, रूट फॉर्मुलेशन बोल दो, एप्लीकेशन बोल दो, सब कुछ सीखना पड़ेगा ताकि स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए। इन ज्योमेट्री ड्राइंग गुड एंड सजेस्टिव डायग्राम। तो हमारे ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है ना, अच्छे से ड्राइंग करना रहता है, जो भी आपको पोर्शन दिया गया उसके बेसिस पे, और डायग्राम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग इन एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल वे में आपको रीजनिंग दिखाना है, कारण दिखाना है कि क्या प्रॉब्लम है। कंक्लूड क्या करेंगे ना, व्हेन एक्यूरेसी कल्टिवेटेड इट मेक्स फॉर स्पीड इनडायरेक्टली। जब एक्यूरेसी कल्टिवेटेड होता है, ग्रो करता है, तो ऑटोमेटिक स्पीड लेके आता है। हियर द टाइम फैक्टर इज टेकन इनटू अकाउंट, यहाँ पे टाइम फैक्टर को हमने पकड़ा हुआ है। सुइटेबल स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो भी सुइटेबल स्पीड मतलब अच्छा खासा स्पीड एंड एक्यूरेसी रखता है, ठीक है, एक्यूरेसी टेस्ट आर एडमिटेड। तो ये से टेस्ट जिसके थ्रू आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़े उसको एडमिट किया गया है, मतलब एक्सेप्ट किया गया। दिस टेस्ट आर कॉल्ड स्पीड टेस्ट, उसको बोलते हैं स्पीड टेस्ट। बस यहाँ तक लिखना, स्पीड टेस्ट तक लिखना, ठीक है। अब ना ये टॉपिक है गिफ्टेड, स्लो, बैकवर्डनेस एंड डिस्कैलकुलिया। तो डायरेक्ट ये कुछ भी नहीं लिखना है, आपका टॉपिक जो है वहां पे चले जाना। जैसे गिफ्टेड लर्नर बहुत बार पढ़ चुके ऑलरेडी, अपने फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में तो पढ़ा हुआ है। गिफ्टेड बच्चे कौन होंगे? जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस है, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ हाई एबिलिटी, इनका एबिलिटी बहुत हाई होता है, ऑफन इनको गिफ्टेड स्टूडेंट्स बोलते हैं। यूनिक चैलेंज टू टीचर्स हैं, इनको पढ़ाना, इनको गाइड करना एक यूनिक चैलेंज है टीचर के लिए। They are often first ones done with an assignment and those who continually ask for more creative and interesting work.
ये ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पहले असाइनमेंट कंप्लीट कर देते हैं और कंटिन्यूअसली आस्क करते हैं कि क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग कुछ काम करने के लिए। दे नीड एक्साइटिंग एक्टिविटीज, उनको क्या चाहिए, एक्साइटिंग एक्टिविटीज दे दो, एनकरेजिंग प्रोजेक्ट्स लिख लो, तो माइंड आपका क्या हो जाएगा, और ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि गिफ्टेड बच्चे हैं तो और ज़्यादा वो सीखते जाएंगे। एंड दैट ऑफर ए क्रिएटिव करिकुलम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रेगुलर क्लासरूम। रेगुलर क्लासरूम में जो फ्रेमवर्क चाहिए उसको बनाने में जैसे हेल्प करेगी। गिफ्टेड मीन्स क्या होता है ना, एग्जिबिटिंग आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्ट, जिनका दिमाग बहुत तेज विकसित हुआ रहता है और एबल्ड होते हैं, क्रिएटिव टैलेंट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, उनको गिफ्टेड बोल रहा है। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड भी बोल सकते हो। वो क्या होते हैं ना, उनमें लीडरशिप कैरेक्टर होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आर्टिस्टिक एक्टिविटी एंड लीडरशिप कैपेसिटी, ये सब डेवलप होता है उनके स्पेसिफिक एकेडमिक फील्ड्स में, और जहाँ पे सर्विस चाहिए और नहीं चाहिए उसके बेसिस पे वो शो करेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, डायग्राम बना के जो भी जैसे भी बनाना चाहो, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हैज़ ए हाई लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी, इन बच्चों में क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ही हाई है बिकॉज जानने का इच्छा रहता है। नंबर 2, हैज़ अ वेल डेवलप्ड इमेजिनेशन, इमेजिनेट कर सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी बिकॉज हाई लेवल ऑफ आईक्यू कैरी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बहुत जल्दी कर पाते हैं। कैन रिमेंबर एंड रिटेन ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जल्दी से याद भी कर सकते हैं, और अगर कोई चीज उनको याद भी नहीं है, हल्का फुल्का याद है, उसको रिपीट करके वो फिर से अपने मेमोरी में ला सकते हैं। हैज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ए प्रॉब्लम, वो एक टाइम पे प्रॉब्लम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं, उसका टाइम देखते हैं, फिर सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं। इट वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इज ऑफन एन इंडिपेंडेंट लर्नर, ये इंडिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं। देन होता है टीचिंग गिफ्टेड स्टूडेंट्स, अगर गिफ्टेड स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ना डायरेक्ट लिखना है, यहाँ पे पैराग्राफ मत लिखना। मतलब ये पूछना चाहता है कि रोल ऑफ टीचर क्या होगा गिफ्टेड बच्चों को पढ़ाने के लिए ना, अलाउ गिफ्टेड स्टूडेंट टू डिजाइन एंड फॉलो थ्रू इन सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स, हैव बीन परस्यू क्वेश्चन ऑफ देयर ओन चूजिंग। अभी बच्चों को अलाउ कर दो, जो भी गिफ्टेड बच्चे हैं उनको अलाउ करो कि वो अपने से कुछ टॉपिक चूज कर सके, अपने आप को इनिशिएट कर सके और उस प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके और अपने माइंड में क्वेश्चंस डिराइव कर सके ताकि वो सोल्यूशन निकाले। प्रोवाइडिंग गिफ्टेड लर्नर विद लॉट्स ऑफ ओपन एंडेड एक्टिविटीज, ओपन एंडेड एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होते हैं जहाँ पे आप बहुत ऐसे टाइप ऑफ, जैसे राइटिंग होता है ना, एक क्वेश्चन को डिटेल करते हो, तो वैसा टाइप के अगर कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो या फिर एक्टिविटीज कर रहे हो जहाँ पे आपका नॉलेज आप ब्रॉड कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, उसको ओपन एंडेड एक्टिविटीज बोल सकते हैं। ठीक है, कीप द इम्फोसिस ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक पर्सन एक टॉपिक का बहुत सारे वे से सोच पा रहा है, एक प्रॉब्लम का बहुत सारा वे से सोच पा रहा है, उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, गिफ्टेड बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दे दो, दे आर यंगस्टर्स, तो उनको एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में रख दो। एनकरेज गिफ्टेड लर्नर, गिफ्टेड लर्नर को एनकरेज करो टू टेक ऑन लीडरशिप रोल्स, वो जैसे लीडरशिप रोल्स में चले जाए। ठीक है, दैट एनहांस पोर्शंस ऑफ द क्लासरूम प्रोग्राम, पता है, मतलब अगर बच्चे लीडरशिप एक्टिविटीज में गए तो दे आर वेरी एक्टिव इन दैट, और वो खुद को मॉडिफाई करने को बहुत ट्राई करेंगे, बहुत ज्यादा ही ट्राई करेंगे। तो इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्लासरूम, ये भी एक पार्ट है क्लासरूम का। प्रोवाइड न्यूमरस लॉन्ग टर्म एंड एक्सटेंडेड एक्टिविटीज, बड़े बड़े एक्टिविटीज दो, लंबे एक्टिविटीज दो, जिसको वो करने में मतलब थके ना, और प्लस वो बहुत सारा प्रैक्टिस करते जाए, जितना वो करेंगे उतना उनका दिमाग ओपन होगा, उतना वो आगे बढ़ेंगे। तो यही है कि उनको अपॉर्चुनिटी देना है, एंगेज करके रखना है ताकि वो बोर ना फील करे और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में बहुत कुछ सीख जाए। ठीक है, ये हो गया गिफ्टेड बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए है। अब देखो ऑपोजिट लिखना, स्लो लर्नर है, इनको हम स्ट्रगलिंग लर्नर भी बोल सकते हैं। जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको हम स्ट्रगलिंग लर्नर्स भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन है, ये स्लो लर्नर इज अ चाइल्ड ऑफ बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, इनका इंटेलिजेंस जो है बहुत ही कम है, बिलो एवरेज है, वीक है, बिलो एवरेज है ऐसा, whose thinking skill have developed significantly more slowly than the norm for his or her age. एज एप्रोप्रिएट दिमाग का ग्रोथ नहीं हो रहा है,
ठीक है, बच्चा बैकवर्ड चल रहा है, इनको हम स्लो लर्नर बोल सकते हैं, बैकवर्ड लर्नर बोल सकते हैं, या फिर हम लोग मोरोन, इम्बेसाइल और इडियट्स बोल सकते हैं, बिकॉज उनका लर्निंग उनके एज के हिसाब से जितने स्पीड में होना था उतना नहीं हो रहा है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं लिटरली कोई चीज को याद रखने के लिए, जितना बार भी पढ़ ले याद नहीं रहता है, डरते हैं, पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इतना इजी वे से भी समझाओ तो समझ नहीं पाएंगे, वैसा है। मतलब उनका दिस चाइल्ड विल गो थ्रू द सेम बेसिक डेवलपमेंटल स्टेजेस, हमारा जैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस से हम आ रहे हैं वैसे ही डेवलपमेंटल स्टेजेस उनमें भी है, बट उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाया दिमाग के बेसिस पे। ठीक है, उनका ग्रोथ दिमाग के बेसिस पे प्रॉपर नहीं हो पाया। ठीक है, फिर देखो ये स्लो लर्नर, ये सारे जो स्लो लर्नर है, स्लो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये स्लो लर्नर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्टूडेंट हु हैज द एबिलिटी टू लर्न नेसेसरी एकेडमिक स्किल बट एट ए रेट एंड डेप्थ बिलो एवरेज। तो उनके दोस्त अगर एवरेज में सब हम लोग हैं तो उनसे भी ये बिलो एवरेज ग्रुप में रहेंगे, और इनका वही सेम नेसेसरी स्टेजेस हम जो फॉलो करते हैं वो भी फॉलो करेंगे, बट रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ ग्रोथ वो थोड़ा सा स्लो रहेगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ग्रास्प न्यू कंसेप्ट, जैसे कि हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, नया नॉलेज लेते हैं, नया थिंकिंग करते हैं, डेप्थ में नॉलेज लेंगे, रिपीट करेंगे पैसेंस के साथ, तो इनमें थोड़ा सा ना नहीं होता है, कम होता है। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट स्लो लर्नर डू नॉट नीड स्पेशल एजुकेशन। ये समझो, स्पेशल एजुकेशन इनको नहीं चाहिए, इनको बस बार 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 पढ़ाना है, रिमीडियल टीचिंग चाहिए, क्योंकि इनका थोड़ा समझदारी कम है। बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट देर इज नो एविडेंस ऑफ देम हैविंग ए मेडिकल प्रॉब्लम, इनको कोई मेडिकल इशू नहीं है, आईक्यू लो है। मोस्ट स्लो लर्नर्स हैव डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सोशल इंटरेक्शन, जो स्लो लर्नर होते हैं ना वो बातचीत करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बातचीत नहीं कर पाते, प्रॉपर वे से बोल नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनका लोअर आईक्यू लेवल्स होता है, बट इतना इमैच्योरिटी रहता है, वो एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पाते। ठीक है, दे समटाइम अपीयर, उनको हम बोल सकते हैं इमैच्योर इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में वो इमैच्योर होते हैं। might and maintaining friendship very difficult and often times, ठीक है, often times do not understand, ऑफ 10 times मत कह देना, often times do not understand simple skill, मतलब वो दोस्ती तो करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, बट वो ना बात ही नहीं समझ पाते, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो इंटरेक्शन चाहिए वो इंटरेक्शन नहीं समझ पाते, दैट्स वाई उनको प्रॉब्लम होता है, बेसिक स्किल्स नहीं आते। पेरेंट्स शुड आइडेंटिफाई द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, इन बच्चों को अगर पढ़ाना है तो इनके इंटरेस्ट पे काम करना पड़ेगा, मतलब इनको जो पसंद है, जिस चीज में इंटरेस्ट है, एक्टिविटीज उसमें इनकरेज करो। ठीक है, एनकरेज देम टू टेक पार्ट इन दैम वेदर इन स्कूल और एट होम, घर पे भी रहे तो वो कर सके और स्कूल पे रहे तो कर सके, जैसा उनका हो, बट वो करे। इट इज एसेंशियल दैट, और क्या एसेंशियल है ना, इट इज एसेंशियल दैट टीचर अंडरस्टैंड दैट encouraging the child is utmost important, utmost का मतलब सबसे important चीज है। encourage other children to deal with the child with some empathy, तो हम बच्चों को, अदर बच्चों को भी एनकरेज करेंगे कि इन बच्चों को थोड़ा सा इम्पैथी से, दया भाव नहीं, ऐसा ट्रीट करे जैसा बोले कि तुम करो, तुमसे हो पाएगा, तुम करो, बार बार ऐसे ही बोले, ताकि उनमें हैबिट क्रिएट हो और वो भी सॉल्व कर सके कोई चीजों को। फाइनली इसके बाद पेरेंट्स एंड टीचर नॉट लेवल द चाइल्ड एज अ स्लो लर्नर, बार बार बोल रही हूँ, इनको मुंह पे नहीं बोलना है कि वो स्लो लर्नर है, उनको बस ये करना है कि तुम्हारा आईक्यू थोड़ा सा कम है, तो तुम अगर पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। बस इतना करने से कुछ बच्चे हैं जिनका आईक्यू अगर पहले कम भी था अभी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है एज के साथ। अभी देखो बैकवर्ड लर्नर क्या है। बैकवर्ड लर्नर्स टेंड टू लर्न विजुअली, ठीक है, बैकवर्ड लर्नर्स ऐसे लर्नर्स हैं जो मान लो कि खुले आंखों से ही पढ़ते हैं, वो विजन करते हैं, मतलब देखने का कैपेसिटी है, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करने का, देखने का कैपेसिटी है, बट थोड़े से स्लो लर्नर जैसे ही है, उनका थिंकिंग फॉरवर्ड थिंकर जैसा नहीं है। जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में फॉरवर्ड थिंकर्स हैं तो उनका थिंकिंग बहुत ही ज्यादा लो, इनडिसिसिव वे में चल रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक बोलते हैं हेड्स इन
द क्लाउड, हेड्स इन द क्लाउड होगा, हेड्स इन द क्लाउड मतलब खुद को छुपा लेना, ठीक है। इफ ए चाइल्ड इज बैकवर्ड थिंकर्स, अगर एक बच्चा पिछड़ा हुआ सोच रखता है, मतलब ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता, तो वो बाकियों से अलग रहना शुरू करता, स्ट्रगल करता है बहुत ज्यादा। इफ चाइल्ड इज ए बैकवर्ड लर्नर यू नीड टू रेस्पेक्ट देयर लर्निंग स्टाइल। हमें बस इतना समझना पड़ेगा कौन सा बच्चा बैकवर्ड लर्निंग कर रहा है, कौन सा बच्चा फॉरवर्ड लर्निंग कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम अगर पढ़ाएं उनके सारे स्टेप्स को फॉलो करके, तो कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। साइन जैसे देखो बैकवर्ड लर्नर का, ये ना मतलब डे ड्रीमर्स हैं, मतलब डे ड्रीम देखते रहते हैं, खुली आंखों में सपने देखते रहेंगे दिन में ही, ठीक है। और वो पूरा होगा कि नहीं नहीं पता, बट अपना दुनिया में रहना, नोज व्हाट ही वांट्स टू राइट, ठीक है, वो जानता है उसको क्या लिखना है, बट नॉट हाउ टू राइट इट, बट कैसे लिखना है नहीं पता। वो जानता है उसको लिखना है, बट कैसे लिखना है क्या लिखना है उसको नहीं पता। मे हैव फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस, कभी कभी ना उनके अंदर बहुत सारा क्रिएटिविटी छुपा रहता है, ब्रिलियंट भी होता है, बट कुछ सोच उनका पिछड़ा हुआ है या वीक रहता है। ग्रेड्स आर लोअर देन यू और ही एक्सपेक्टेड, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया उससे और जो आप एक्सपेक्ट करें उससे भी बहुत कम है। एंड इज ए स्ट्रॉन्ग विजुअल लर्नर, वो देख के बहुत सारे ना कहानी बना लेते हैं, मतलब कोई चीज को देख रहे हो और देखते हुए अपना भी कहानी बना लेते हो, ड्रॉ कर लेते हैं माइंड में। मे लाइक टू लर्न इन मेसी एनवायरमेंट, मतलब वो पसंद करते हैं कि चारों तरफ थोड़ा सा बिखरा हुआ हो और वो खेले कूदे, उसके साथ वो लर्न करना पसंद करते हैं। साफ सुथरा दोगे वो नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ तक करना। बोलोगे मैम और क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे जो स्लो लर्नर के पॉइंट्स थे ना वो आप कॉपी कर सकते हो आपके बैकवर्ड लर्नर्स में, और कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। फिर आता है डिस्कैलकुलिया, ठीक है, डिस्कैलकुलिया, यू नो दैट डिस्कैलकुलिया मतलब इनको इशू है मैथमेटिक्स करने में, कैलकुलेशन में। सो इट इज अ लर्निंग इशू दैट कॉजेज सीरियस मैथ्स डिफिकल्टीज, और मैथ मतलब कैलकुलेशन इशू है, ठीक है, कि कैलकुलेशन नहीं आता है। Dyscalculia is a brain-based condition that makes it hard to make sense of numbers and math concept. Dyscalculia एक दिमागी सोच से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, जहाँ पे मैथ्स के नंबर्स पहचानने नहीं आते या मैथ कंसेप्ट समझ नहीं आता तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। चिल्ड्रन विद डिस्कैलकुलिया, जैसे बच्चों को डिस्कैलकुलिया है, तो मे भी हो सकता है कि एक आध कंसेप्ट समझ जा रहे हैं बट पूरा कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे, नंबर ऑफ कंसेप्ट नहीं समझ पाते। दे वर्क हार्ड टू लर्न एंड मेमोराइज बेसिक नंबर फैक्ट्स, वो बहुत ज्यादा मतलब काम करते हैं कि वो बेसिकली सिर्फ नंबर्स को याद रख सकते, उसके लिए दे मे नो व्हाट टू डू इन ए मैथमेटिक क्लास। सोच लो एक वीक बच्चा आ गया है क्लासरूम में और वो मैथ क्लास में कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको पता नहीं क्या करना है, एंड डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, और कैसे करना है वो भी नहीं पता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे मिस द लॉजिक बिहाइंड इट, बिकॉज उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसे मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में इश्यूज आ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, लॉजिक नहीं लगा पाते। सम अदर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड लॉजिक, कुछ बच्चे हैं लॉजिक समझ जाते हैं, बट लॉजिक समझने के बाद भी कैसा फिर से स्टार्ट करना है क्या करना है उनको नहीं पता चलता। डिस्कैलकुलिया गोज बाय नेम्स होगा, माई नेम्स नहीं होगा, बाय होगा, बाय 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 बाय, बी होगा, बी, बाय नेम्स। सम पब्लिक इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स लर्निंग डिफिकल्टीज, कुछ लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स लर्निंग डिजेबिलिटी है और डिफिकल्टीज है, कहीं पे डिफिकल्टीज भी मेंशन था, डिजेबिलिटी भी बोल सकते हो, क्योंकि हर टाइम हम डिजेबल्ड नहीं बोल सकते, तो डिफिकल्टी आप बोल सकते हो, और मैथमेटिकल डिसऑर्डर बोल सकते हो। फिर है कि बहुत सारे पेरेंट्स और किड्स इसको बोलते हैं मैथ्स डिसलेक्सिया, मतलब मैथ्स के रिलेटेड जो राइटिंग और रीडिंग में इशू है दैट इज कॉल्ड डिसलेक्सिया। तो मैथ रिलेटेड अगर हुआ तो मैथमेटिक्स डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया इज ए लाइफ लॉन्ग कंडीशन, जब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि मॉडिफाई हो जाएगा बहुत जल्दी। दैट डजंट मीन योर चाइल्ड कैन नॉट बी हैप्पी। अगर एक पर्सन डिसकैलकुलिया से बिलोंग कर रहा है वो हैप्पी नहीं रहेगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पेरेंटिंग अच्छा किया है तो डिसकैलकुलिया होते हुए भी एक बच्चा अच्छे से अपना लाइफ को जी सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है ना, डिफिकल्टी इमेजिंग इमेजिनिंग ए मेंटल नंबर लाइन, डिफिकल्टी इन होगा इन इमेजिनिंग ए मेंटल नंबर लाइन, मतलब दिमाग में ही नंबर लाइन के बारे में सोचना,
पर्टिकुलर डिफिकल्टी विद सब्सट्रैक्शन, पर्टिकुलर डिफिकल्टी विद सब्सट्रैक्शन, छोटे बच्चों को बोरो वाला सिस्टम समझाने में बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर है डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू नहीं समझ पाते कि कौन सा 10th प्लेस में कौन सा 1000 प्लेस में है। हो गया यहाँ तक। और थोड़ा सा ट्रबल लर्निंग, कभी कभी लर्निंग में ट्रबल्स आ जाते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा आता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी शो होता है। स्पाशियल डिफिकल्टीज, स्पाशियल डिफिकल्टीज क्या है? सपोज स्पाशियल का मतलब क्या समझाया था? दैट इज हम बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट में, स्ट्रक्चर में, शेप एंड साइज में। मतलब सपोज एक बच्चा नॉट गुड एट ड्राइंग है तो उसका विजुअलाइजेशन तो प्रॉपर नहीं होगा। नॉट गुड एट ड्राइंग, विजुअलाइजिंग और रिमेंबरिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ये प्रॉपर नहीं है, तो पार्शियल ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हो, या पार्शियल ऑब्जेक्टिव्स में डिफिकल्टीज शो हो रहा है। पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, ऑब्वियस है कैलकुलेट करना है तो दिमाग हाथ सब ठीक होना चाहिए, तो पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, जब मूवमेंट ठीक नहीं है तो ऑब्वियस आप मूव नहीं कर पाओगे प्रॉपर वे में, एंड कैलकुलेशन तो उसके बाद। ठीक है, मैथमेटिक्स क्लब, साइंस क्लब एक साथ पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, एक बार देख लेना। तो ये सारे पोर्शन के बाद हम ओलंपियड में चलेंगे कि ओलंपियड है क्या। ठीक है, मैथमेटिक्स फेयर भी पढ़ा चुके हैं, मतलब साइंस फेयर जो है मैथमेटिक्स फेयर वही है, बस वर्ड चेंज करना है आपको। तो मैंने आपको फिर से अपना नोट्स दिया हुआ है, उसे देख लीजिएगा। अभी मैथमेटिक्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन ज़्यादा मत करना, 10 लाइन्स एनफ है। कैसे लिखोगे? मैथमेटिक्स के बारे में लिखे, मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन और उसके बाद उसका नेचर दिया, ऑब्जेक्टिव्स लिखा, फिर इसको लिखोगे। ये जो जितने भी मैथमेटिक्स टैलेंट सर्च प्रोग्राम है, मैथमेटिक्स रिडल्स हैं, गेम्स हैं, सबका मेन इंपॉर्टेंस यही है कि मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाए। मैथमेटिक्स रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उसका पॉइंट्स है, वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो उस बेसिस पे क्या आता है मैथमेटिक्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में। फर्स्ट, मैथमेटिक्स ओलंपियड किन बच्चों के लिए है? जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं, एक्चुअली दे आर वेरी टैलेंटेड, देयर IQ ऑल्सो 140 प्लस, सो दैट दे गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द ओलंपियड्स इन डिफरेंट स्कूल, कभी स्टेट, कभी डिस्ट्रिक्ट, कभी आप बोल लो तो ब्लॉक में, या फिर दूसरे स्कूल्स में, या फिर नेशनल लेवल तक और इंटरनेशनल लेवल तक भी हो जाते हैं मैथ ओलंपियड्स में। इसको क्या बोलते हैं ना, क्रीम ऑफ द पॉपुलेशन बोलते हैं। एक्चुअली क्रीम ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम एक लेयर बना रहे हैं जहाँ पे हमें पता चले कि कौन से लोग मैथ्स में बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, उसके लिए दे आर द पोटेंशियल लीडर्स। गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्या होते हैं? पोटेंशियल लीडर्स होते हैं। इफ दे गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर एजुकेशन, अगर इन बच्चों को आप प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर गाइडेंस सब कुछ दे दो ना, सुइटेबल अपॉर्चुनिटीज दे दो, तो ऑब्वियस है वो अपना ओवरऑल प्रोग्रेस मैथमेटिकल ओलंपियड्स में या कोई भी ओलंपियड्स में, साइंस एग्जीबिशन में बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। आफ्टर दे हैव बीन लोकेटेड इन द स्कूल, पहले तो हम इन बच्चों को लोकेट करेंगे कि कौन से बच्चे गिफ्टेड बच्चे हैं, किसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, क्योंकि अगर स्कूल में 10 बच्चे गिफ्टेड हैं तो सबको नहीं भेज सकते ना, तो उनमें भी कंपटीशन होगा, और उनमें से भी जो गिफ्टेड बच्चे बहुत ही स्ट्रांग IQ लेके आते हैं, ओनली उन्हीं बच्चों को हम ओलंपियड में भेजेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, स्कूल का प्रोग्रेस, बच्चे का खुद का प्रोग्रेस, स्कूल का प्रोग्रेस प्लस सोसाइटी का प्रोग्रेस, पूरा नेशन का प्रोग्रेस है। तो उनको हम पहले आइडेंटिफाइड करेंगे, लोकेटेड इन द स्कूल, दे हैव टू बी प्रोवाइडेड सम अपॉर्चुनिटीज, उनको देंगे, एंड पार्टिसिपेट करवाएंगे मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल टैलेंट सर्च प्रोग्राम्स में। ठीक है, दे मेड दैम टू पार्टिसिपेट, उनको फिर बनाया जाएगा, रेडी किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करें, और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? मैथ्स टीचर। ठीक है, जैसे आप लोग जब टीचर बन जाओगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि बच्चे कैसे मैथमेटिकल ओलंपियड्स में जाए और ओलंपियड्स में अच्छा करे, वो आप करोगे। उसके लिए भी आप एक्स्ट्रा गाइडेंस दोगे, बुक्स दोगे, फिर उस पोर्शन को भी पढ़ाओगे, ऐसा करके स्कूल्स में होते हैं। ठीक है, ऐसा करके स्कूल्स में होते हैं। For this, the teacher has an idea about different mathematics talent tests, which are conducted by various mathematical institution और एसोसिएशन। तो बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन हैं कि जिन्होंने टैलेंट सर्च प्रोग्राम किया था, तो जैसे कि नेशनल टैलेंट सर्च ऑर्गेनाइजेशन है, NTS बोलते हैं, मैथ ओलंपियड वो करते हैं।
तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तो नेशनल टैलेंट सर्च और एनटीएस, दिस इज कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी। ये कंडक्टेड कैसे होता है? एनसीईआरटी के थ्रू होता है। न्यू दिल्ली में होता है, और एवरी 750 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड टू गेट स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। इसके थ्रू हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप जैसे मिले, उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं मैथ ओलंपियड के थ्रू, कि इन बच्चों को मौका मिलेगा कि एनआईटीज देखने के लिए और आईआईटीज देखने के लिए, घूमने के लिए, वहाँ पे समझने के लिए, उनका इंटरेस्ट को और मॉडिफाई करने के लिए, प्लस इनको एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी मिलेगा। अमॉन्ग 750, अगर 750 सीट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम ले सकते हैं ओलंपियड्स में और उनको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, तो उनमें से 70 सीट्स और 70 सीट्स किसके लिए है ना? रिजर्व्ड हैं एससी एसटीज के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हम पहले तो नेचुरल एबिलिटी को सर्च करें। जो बच्चा मैथ्स और साइंस में इतना स्ट्रांग होगा, ऑब्वियस है वो बहुत आगे तक पढ़ेगा। बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हम बच्चों को क्या करते हैं? स्टूडेंट गेट फ्री एजुकेशन फ्रॉम +2 टू लेवल पीएचडी तक बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल सकता है, अगर दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड गॉट मैथ ओलंपियड सक्सेस। अगर वहां पे सक्सेस मिल गया तो ऑब्वियस है वो बहुत अच्छा लाइफ में स्कॉलरशिप मिलता है। ये स्कॉलरशिप बस 1 साल का नहीं है, ये स्कॉलरशिप वो हर साल ले सकते हैं, और हर साल भी एग्जाम होता है, डिफरेंट ब्रांच में होता है, तो वैसा वो जा सकते हैं। तो ऐसा पॉइंट्स है। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? पता है, सिलेक्शन 2 लेवल में होता है। मैंने अभी बोला था स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, पहले तो एग्जाम्स जो होते हैं वो स्कूल लेवल में होता है प्रैक्टिस के लिए। फिर एग्जाम्स थोड़ा और बड़ा लेवल में करेंगे, जहाँ पे हम लोग अपने स्टेट में कितने बच्चे हैं वो देखने के लिए कि कितने बच्चे गिफ्टेड हैं, कितने बच्चे कर पा रहे हैं, मैथ ओलंपियड्स में जा पा रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक चेस में जाते हैं ना, चेस ओलंपियड्स होते हैं या इंडोर गेम्स होते हैं, वैसे ही सेम चीज है मैथ ओलंपियड्स, उसमें जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट कंडक्ट करता है ये सब आपके एग्जाम पैटर्न्स को, प्रोग्राम्स को, तो वहां पे बच्चे परफॉर्म करेंगे। देन स्टेट, यूनियन टेरिटोरी, सारे मतलब जगह पे अक्टूबर एंड नवंबर, इसी टाइम पीरियड में आपका मैथ ओलंपियड्स होता है। बट इन आवर स्टेट मतलब ये आंध्र प्रदेश का बात बोल रहा है कि वहां पे होता है जनवरी में। ठीक है, एंड आज स्टडिंग, जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, नॉर्मली इसके लिए हम लोग चार्ज कितने लेते हैं, मतलब दूसरे दूसरे स्कूल्स में, दूसरे स्टेट्स में अलग है, बट आंध्र प्रदेश में एप्लीकेंट्स को बस 10 रुपए देने होते हैं, बस 10 रुपए देने होते हैं। ठीक है, कि वो ईच एप्लीकेंट से 10 रुपए लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्स अभी 2 पार्ट में हो रहा है, एक नेशनल लेवल में है, एक स्टेट लेवल में है। तो उसका पैटर्न्स में कुछ रहेगा, जो कि हर लेवल से हम क्वेश्चंस देंगे। इजी होगा कुछ, तो कुछ होगा बहुत डिफिकल्ट, कुछ इजी होगा तो कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पैटर्न होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मैथ ओलंपियड्स में और क्या है। द फर्स्ट पार्ट 1 में होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 90 मिनट्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स है 100, जहां पर रीजनिंग, एनालाइजिंग, क्लेरिकल एप्टीट्यूड, सिंथेसाइजिंग कैपेसिटीज, इतना पॉइंट है, और ईच क्वेश्चन का मार्क्स कितने? 1 मार्क। पार्ट 2 में है, एक्चुअली आप सोचते होंगे कि मैथ ओलंपियड है तो सारा कुछ क्यों हो रहा है? हम चाहते हैं कि ऐसा बच्चे चूज करना जो हर एक चीज में आगे हो, तो ऑब्वियस है हमें उस टाइप के बच्चों के लिए हर सब्जेक्ट से हमें नॉलेज उनका है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो मतलब जूलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स से कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसी के बेसिस पे सिलेबस दिया जाता है। स्टूडेंट सिलेक्टेड एनी 4 सब्जेक्ट्स, अभी बच्चों को बोला जाएगा आप इनमें से कोई भी 4 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो एग्जाम में देने के लिए, और हर एक पार्ट से 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ऑल टुगेदर 100 क्वेश्चंस आएंगे और 1 मार्क ईच, तो 100 मार्क्स का ड्यूरेशन होगा। दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज 90 सेकेंड्स नहीं है, 90 मिनट्स होगा। ठीक है, 90 मिनट्स होंगे, 90 सेकेंड्स बोलने से रॉन्ग हो जाएगा, 90 मिनट्स होगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। फिर क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग एग्जामिनेशन द मेरिट इज प्रिपेयर्ड, मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे, एनसीईआरटी को सेंड किया जाएगा ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट को नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए ऑन सेकेंड संडे इन मई मंथ पे किया जाएगा। ईच स्टेट हैज 1 एग्जाम सेंटर, हर एक स्टेट में एक एग्जाम सेंटर रहेगा।
नो एंट्री फी और कोई एंट्री फी नहीं चाहिए। मीडियम क्या है ना, इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज दोनों हो सकते हैं। एग्जाम इंटरव्यू इज कंडक्टेड, फिर इंटरव्यू लिए जाएंगे। डबल द कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। ऐसा होता है अगर 750 सीट्स हैं तो हम 1500 इतने लोगों को सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू होगा। सेकंड क्लास रेलवे टिकट्स ऑल्सो उनको दिए जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू आर कंडक्टेड जनरली इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जनवरी में एग्जाम हुआ था फर्स्ट, सेकंड होगा आपका मई में, फिर उसके बाद जुलाई में आपका इंटरव्यू रहेगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। मैक्सिमम मार्क फॉर इंटरव्यू 25 मार्क का इंटरव्यू है। 750 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड बाय फॉलोइंग रिजर्वेशन कैटेगरी। नो चांस फॉर रिवोल्यूशन रिकाउंटिंग, ये सब कोई भी चांस नहीं है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु स्टडी बेसिक साइंस, जो बेसिक साइंस के ऊपर पढ़ रहे हैं, दे विल गेट स्कॉलरशिप अप टू पीएचडी। पीएचडी तक वो उनको स्कॉलरशिप मिल सकता है। लाइक अगर बट द हु स्टडी प्रोफेशनल कोर्सेज, लाइक जो बच्चे इंजीनियरिंग मेडिसिन ये पढ़ना चाहते हैं तो उनको ओनली ग्रेजुएशन तक ही मिलेगा स्कॉलरशिप। पीएचडी को एजुकेशनल सिस्टम में सबसे हाईएस्ट रैंक में रखा गया है अगर एकेडमिक कैरियर में देखा जाए। तो वहां तक अगर आप मैथ्स को लेके या साइंस को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं तो आपका स्कॉलरशिप पीएचडी तक का है। अगर आपने वहां पे रोक के आप बोले कि नहीं मैं फार्मेसी करूंगा या फिर मैं नर्सिंग करूंगा या अदर कोर्सेस करूंगा, तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा। आपको ग्रेजुएशन तक लेवल का ही स्कॉलरशिप मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ पे होता है ना, न्यू दिल्ली में होता है। एनसीईआरटी के थ्रू रूल कौन सेटअप करेगा, एनटीएसएस रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करेगा। और कुछ मत लिखना यहाँ पे, हो गया कंप्लीट। यहाँ पे कंप्लीटेड करना नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना। इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स ओलंपियड शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर चेन्नई वाला नहीं लिखना है आपको, फिर आप इसको लिखते जाओगे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको फिर इसका मोड ऑफ एजुकेशन कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। आप डायरेक्ट चले जाओगे, आपका मतलब मैथ्स ओलंपियड बोलने से ऑल इंडिया बेसिस में जो होता है उसका नाम लिखना। और चाहो तो आप एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ नाम लिख सकते हो, APAMT हैदराबाद, फिर चेन्नई वाला लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे देना। वैसे ही बहुत सारे हैं, वैसा करके, ठीक है। और उसको एक्सटेंड मत करना, ठीक है। समझ गए, ठीक है। क्लियर है हम, बोल दो जल्दी जल्दी। क्लियर, डन, यस मैम। कोऑपरेटिव लर्निंग पहले पढ़ चुके हो, उसी को पढ़ना। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है कोऑपरेटिव टीचिंग भी वही है, बार बार बोल रही हूँ। और मैम मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के बारे में कुछ नहीं बताया, वहां पे नोट्स में दिया हुआ है, उसको बताऊंगी मैं, ठीक है। नोट्स में दिया है। अभी देखो प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स टीचर आ रहा है यूनिट 5 में। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इन सर्विस प्रोग्राम फॉर मैथमेटिक्स टीचर है। तो आपको सबसे अच्छा नोट्स क्या दिया था, ये तो मार्किंग मैंने किया हुआ है, फिर भी बोलो इन सर्विस में और क्या दिया है आपको नोट्स में। एनसीएफटी दिया है ना, हाँ। तो याद करके एनसीएफटी 2009 लिखेंगे, उसी को इलैबोरेट करेंगे 2 से 3 पेज, दैट्स इट एनफ। आप इसको पढ़ते जाओगे, स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम, एनरिचमेंट प्रोग्राम, ऐसे लिखते जाओगे, टाइम नहीं अटेगा। 40 मार्क्स का पेपर है। तो अगर लिखना भी हो तो इन सर्विस प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस लिखना, और इन सर्विस प्रोग्राम क्या है लिखना। तो मैंने क्या बोला सुन के जाओ फिर से, और उसी के बेसिस पे लिखो, ठीक है। सबके लिए अलग अलग पैटर्न आता है, इसलिए बोल रही हूँ। फिजिकल साइंस हो या मैथमेटिकल साइंस हो, अगर आपको इन सर्विस प्रोग्राम फॉर मैथमेटिक्स टीचर आता है तो इंट्रोडक्शन पहले, फिर लिखना है उसके बाद NCFTE पढ़ा चुकी हूँ 2009। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, उसको लिखोगे क्योंकि उसी का पार्ट है इन सर्विस एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग। उसके अंदर देखो यहाँ पे वर्ड, एक्चुअल में क्या वर्ड्स हैं। आप सोचोगे मैम इन सर्विस के लिए और क्या क्या है। इन सर्विस NCEFT है, यहाँ पे मैं छोटा छोटा पार्ट अभी मेंशन करूंगी, उतना लिखोगे। उसके बाद एक्चुअल देखो, जर्नल, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप एंड टीचर एसोसिएशन। 1 2 3 4 5, अभी भी 5 टॉपिक है। तो सोचो कितना बड़ा कंसेप्ट दिया है यूनिट 5 का। उसको इंडिविजुअली हाफ हाफ करके उसने दे दिया, बट एक साथ अब लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखो, today's mathematics teacher needs to be highly skillful,
अप टू डेट विथ एंड्रीज न्यू नॉलेज। आज का जो मैथमेटिक्स टीचर है उसको बहुत ही स्किलफुल होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। अप टू डेट मतलब अपडेटेड होना चाहिए एंड न्यू नॉलेज उसके पास होना चाहिए। न्यू करिकुलम, पॉलिसीज सब होने चाहिए, मतलब उसका नॉलेज मेनली होना चाहिए मैथमेटिक्स में एंड उसके पेडागोजी में। Hence, professional development of mathematics teacher has become important and vital for better teaching and learning of mathematics. इसीलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट मैथमेटिक्स टीचर का चाहिए, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि उससे बेटर टीचिंग एंड लर्निंग हो सके। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर कैन बी अचीव थ्रू, कैसे अचीव कर सकते ना, इन सर्विस टीचर मतलब इन सर्विस टीचर एसोसिएशन प्रोग्राम, journal, conference, seminar, workshop, and which promotes professional growth of mathematics teacher. तो आपको बोल दिया एनसीईआरटी 2009 पहले लिखना है यहाँ पे, इतना पैराग्राफ लिखने के बाद अगर सपोज लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आए तो दो दो लाइन लिखना है। इन सर्विस प्रोग्राम्स फॉर मैथमेटिक्स टीचर, तो इन सर्विस ट्रेनिंग क्या है लिखोगे। फिर इन सर्विस प्रोग्राम कैन बी डील विथ और कैन डील विद द फॉलोइंग, ये पॉइंट्स के अंदर 7-8 पॉइंट लिख लो, एनफ है। देन इंपॉर्टेंस लिखना है, बस इंपॉर्टेंस लिखना और कुछ नहीं लिखना है कि टाइप्स क्या है, नहीं चाहिए टाइप्स, क्योंकि ऑलरेडी हम अंदर में लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम चलते हैं। डेफिनेशंस में क्या दिया है ना, ये ट्रेनिंग, ये इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग है जिसके थ्रू मतलब एम्प्लॉय को दिया जाता है जब वो एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये ट्रेनिंग दैट इज गिवन टू एम्प्लॉयज को ये ट्रेनिंग दिया जाता है। इन सर्विस का क्या डील करता है ये प्रोग्राम किसके साथ ना, मोटिवेशन ऑफ लर्नर्स को मोटिवेट करता है। यहाँ पे लर्नर्स कौन है, टीचर्स हैं। मोटिवेशन फॉर लर्निंग द टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, टीचर्स को मोटिवेट करता है कि आप टॉपिक्स को पढ़े, उसको समझे। एप्लीकेशन ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजीज कैसे इन्वॉल्व करना है स्टूडेंट्स जो फिजिकली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड है उनके लिए। यूज ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, समझ आ रहा है, वो बार बार मेंशन कर रहा है कि लेबोरेटरी के बारे में लिखना है, लाइब्रेरी के बारे में लिखना है। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, कंपटीशन लाइक मैथमेटिक्स ओलंपियड अभी पढ़ के आए। डिस्कशन ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बस इतना लिखना, और उसके साथ क्लास को कैसे हैंडल करना है। प्रोजेक्ट्स इन मैथमेटिक्स, स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रॉब्लम पोजिंग, कैसे प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके ऊपर हम एज फोसाई ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, फोसाई वर्ड आता है फोकस से, ठीक है, फोसाई फोकस, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। डिस्कशन ऑन मैथमेटिक्स करिकुलम, मैथमेटिक्स बुक, इस पे वेरियस इवैल्यूएटिव टेक्निक्स, मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं कि अगर इन सर्विस टीचर कोई है, मतलब आप लोग टीचर हैं और उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए क्योंकि उनको बेसिक आइडिया नहीं मिल रहा, तब ये चीज किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है, आप इंपॉर्टेंस क्या करोगे बताओ। यहाँ पे देखो जो पॉइंट्स हमने इतने किए ना, इसको रिपीट कर देना, एक डायग्राम में बनाना और एक को लाइनिंग में लिख देना, तो आपको रिपीटेडली हो गया कि 2 पेज में आपका पूरा कंप्लीट है इन सर्विस, और कुछ नहीं लिखना। देखो सेम ही चीज है, टू कीप प्रोफेशनल एब्रेस्ट ऑफ न्यू नॉलेज लेना, टू रिलीज क्रिएटिव एक्टिविटी, सेम चीज लिखा गया है। तो बार बार रिपीटेडली सेम चीज ना लिख के एक चीज को डायग्रामेटिक दे दो और एक चीज को लाइन में लिख दो, सेम ही चीज को रिपीट कर दो, दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं लिखना है। पहले बुक मार्किंग दिया था इसलिए बुक मार्क से ही हो गया, बट आज मैंने नोट्स को चेंज कर दिया है क्योंकि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा एग्जाम तक पढ़ते पढ़ते, इसीलिए। प्रोफेशनल ग्रोथ में भी यही चीज लिखना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो या प्रोफेशनल ग्रोथ हो, आपको सेम चीज ही लिखना है, ठीक है। उसको लिखने के बाद ही आपको कॉन्फ्रेंस, ठीक है, हाउ टू पार्टिसिपेट इन ए कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने दिया हुआ है, वो बेटर है। पार्टिसिपेट इन सेमिनार, देखो सेमिनार इतना ही दिया है, इतना तो आप लिख भी नहीं पाओगे, तो सेमिनार मैंने दिया हुआ इंफॉर्मेशन। वर्कशॉप देखो वो 4 लाइन का दिया है, वर्कशॉप के बारे में मैंने 1 पेज जैसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो चलो उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखना है सेमिनार क्या है, इंपॉर्टेंस इसका, हाउ कैन यू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को कितना अच्छा करें, ठीक है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, दैट्स इट, इतना है। आप इससे भी आधा हो जाएगा एग्जाम में, पता है, इससे भी आधा हो जाएगा। तो सुनो क्या है सेमिनार,
सेमिनार एक मीटिंग जैसा होता है, ठीक है। हम लोग सेमिनार अटेंड किए हैं बहुत बार, ग्रेजुएशन से तो आप लोगों ने भी अटेंड किया होगा सेमिनार, +2 में भी कभी कभी सेमिनार्स होते हैं। तो सेमिनार ऐसा है कि जहाँ पे एक हॉल में हम सारे लोग मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। तो ये सेमिनार इज ए मीटिंग, एक सेमिनार एक मीटिंग होता है फॉर डिस्कशन और ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग के लिए और डिस्कशन के लिए। इन द एकेडमिक स्फीयर ये सेमिनार इज ए क्लास। अगर मैं एजुकेशन सिस्टम में देखूँ और एकेडमिक सेक्शन में देखूँ या फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में देखूँ, तो ये क्लास जैसा है जहाँ पे क्लास स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट रहते हैं और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहते हैं एंड टीचर के सामने वो एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं या फिर प्रेजेंटेशन देते हैं। तो प्रेजेंटेशन इज द वे इन विच समथिंग इज ऑफर्ड। प्रेजेंटेशन एक ऐसा वे है, टेक्निक है, जिसके थ्रू हम उस टॉपिक के ऊपर कुछ प्रेजेंट कर सके और बोल सके, कुछ ऑफर कर सके, एक्सप्लेन कर सके। ए सेमिनार इज एन इनफॉर्मल टॉक। एक सेमिनार एक इनफॉर्मल टॉक होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक चीज ऑफिशियली स्टेटमेंट जैसा देना पड़े ना। आप अगर कैजुअली भी बोलना चाहो एग्जाम्पल के साथ आप बोल सकते हो, ठीक है। अबाउट योर फाइंडिंग्स और रिसर्च, आपने उस टॉपिक से रिलेटेड क्या समझा, क्या जाना, क्या रिसर्च किया, उसको। So a seminar presentation can be defined as, seminar presentation defined as बोल सकते हैं as a small group of person in a class or in an organization। एक क्लास में और ऑर्गेनाइजेशन में पहले assembled हो जाएंगे and to have an exchange of views, अपने views को exchange करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। द पार्टिसिपेंट्स एक्सप्रेस देयर व्यूज, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, उसी टॉपिक के ऊपर इनफॉर्मल वे में, informal way। So a seminar is a very enlightening and effective information, मतलब ऐसा है ना, उसके ऊपर हम लोग फोकस करके कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन है जो शेयरिंग करते हैं। होल्डिंग ऑफ ए सेमिनार इज ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पता है, सेमिनार को पकड़ के रखना, बात करना, इंटरेक्ट करना एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। इंपॉर्टेंस क्या है ना, सेमिनार ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर फेयर एंड फ्री डिस्कशन ऑन ए गिवन टॉपिक। एक टॉपिक के ऊपर फ्री डिस्कशन करना है, फेयर डिस्कशन करना है, तो वो है पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज को सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल वे में, जो उन्होंने एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया उसी को उन्होंने डिस्कस किया। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के समय पे, कैरेक्टराइज बाय फर्स्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर मैं मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताऊं तो मैं पहले क्या दिखाऊंगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसा हुआ, सोफिस्टिकेशन कैसा हुआ, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट में क्या क्या आगे बढ़े, कैसे हाईली डिजायरेबल चीजें हो रहे और बिजनेस हाउसेस क्रिएट हो रहे। वैसे ही अगर एकेडमिक लेवल में सेमिनार होते हैं, ठीक है, हैज डन, देन क्या होगा, द प्रेजेंटेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट एज दे लर्न। पहले तो देखा जाएगा कि प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है बच्चों का, प्रैक्टिस क्या करवाया जाएगा बेसिक टेक्निक से प्रेजेंट करने का। स्पीकिंग वेल इन ए सेमिनार इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल ऑल्सो। जितना आप अच्छा बोल पाएंगे आप उतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अपना प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव कर पाएंगे, चैलेंजेस ले सकेंगे और लीडरशिप कैरेक्टर भी दे सकेंगे। थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, जो भी आपने ट्रेनिंग लिया और प्रैक्टिस किया, ठीक है, रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेशन किया, इंक्वायरी किया, उसको आपने ऑडियंस के सामने कन्विंस करने के लिए बताया। थ्रू मैथोडोलॉजिकल और लॉजिकल बोल सकते हो और मैथोडिकल बोल सकते हो ट्रेनिंग, मतलब मैथड्स के साथ ट्रेनिंग लेना, प्रैक्टिस करना, ताकि प्रेजेंटेशन आपका इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव हो सके। सो हाउ कैन यू एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, आप कैसे एक, हाउ कैन यू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रिपरेशन टू बी मेड अबाउट द सेमिनार। पहले तो सेमिनार के लिए प्रिपरेशन करो। यू शुड हैव ए गुड फंडामेंटल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। इट विल एनेबल यू टू स्पीक, जिसके वजह से आपको अगर नॉलेज रहेगा तो ऑब्वियस है आप 2-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हो सेटिस्फैक्टरली जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए। अब है राइट, प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। पहले आप उसको लिखेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर उसको सजाएंगे प्रेजेंटेशन से बिफोर, और उसको लॉजिकल प्रोग्रेशन में बताएंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड कंक्लूजन, ठीक है। अब बोलोगे मैम इसको भी एक्सप्लेन करना ना, यहाँ तक कॉम्प्लीटेड, यहाँ पे कॉम्प्लीटेड है ये, ठीक है। अब बोलोगे क्या करना है मैम, देन कंक्लूजन भी नहीं लिखना है, सम अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखना है, ठीक है, वहां पे कंप्लीटेड है। क्योंकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में होता तो हम इतना एलाबरेट करेंगे, हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के विद इन लिखना है,
तो हमारे पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी 2-3 पेज का इंफॉर्मेशन है। अगर मैंने सिर्फ सेमिनार को इतना बड़ा कर दिया, कॉन्फ्रेंस है, बाकी एक्टिविटीज हैं, उसको कितना लिखूंगी? ठीक है। तो सम अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, छोटा छोटा करके लिखना। फर्स्ट थिंग, द ऑडियंस नोटिसेस इज द एड्रेस एंड अपीयरेंस। पहला तो चीज क्या होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसके साथ पहला होता है ना अपीयरेंस पे आते हैं। ड्रेसेस क्या पढ़ रहे हो? नोटिसेस इज द ड्रेस एंड अपीयरेंस। आपका कपड़े कैसे हैं, कैसा पहने हो। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पहनने का भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लो ग्रेड का भी पहनने का कोई जरूरत नहीं है। तो अपीयरेंस कैसा होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। यू शुड वेयर शूज, नॉट चप्पल्स और सैंडल्स। ये आपके टीचिंग में भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। सो वाइल प्रेजेंटिंग योर सेमिनार, डू नॉट स्टैंड लाइक ए स्टैच्यू। जब भी आप क्लास करें और सेमिनार दे, क्लास में कभी भी स्टैच्यू जैसे एक पॉइंट पे खड़े ना रहे। आप घूमते रहे, पूरे क्लास को एंगेज करें, अपने तरफ अटेंशन लेके आए, आप अटेंशन सीकर बने। कि आप ऐसे बोले कि वो लोग सुने आपके तरफ, आप वैसे बोले कि आप पहली बार नहीं बोल रहे हो, आप बहुत बार बोल चुके हो। ऐसा आई कांटेक्ट करें, फेस से बात करें, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हो कि आपका फेस भी बात कर रहा है उनसे। ठीक है। मेंटेन योर आई कांटेक्ट विद ऑडियंस। ठीक है। फील दैट दे फील दे आर गेटिंग ड्यू अटेंशन फ्रॉम यू। ये भी होना चाहिए, हर एक पर्सन को देखना एक बार। हाँ, पता है बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब भी बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर भूल जाते हैं, लोगों को देखते हैं हंसते हुए तो हमारा हंसी निकल जाता है। बट उसको कंट्रोल कैसे करोगे बातचीत के वे में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डू नॉट मेक ए स्पीच बट टॉक टू योर ऑडियंस। आप स्पीच मत दो, जैसे भाषण में आते हैं ना, भाषण मत दो। आप जैसे कैजुअल एक बातचीत करो वैसा पढ़ा और ऐसा बोलो। फिर नंबर 5 में क्या है, रिमेन चेयरफुल एंड पॉजिटिव। ऑलवेज टाइप करना, खुद को चेयरफुल रखो जब भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर क्लास में हो। क्योंकि आप अगर अटेंटिव हैं, आप अगर एनर्जेटिक हैं, बहुत ही एनर्जी से फुल है, आप फुल पोटेंशियल से करा रहे हो, तो ऑब्वियस है आपका चेयरफुलनेस दूसरों लोगों को भी एक्टिव कर देगा, ऑडियंस तक पहुंचेगा। ऑडियंस बोरिंग नहीं फील करेंगे, डल नहीं फील करेंगे। स्पीक एट वेरी स्लो स्पीड। धीरे धीरे आराम से बात करो, जैसे कैजुअली आप लोग बात करते हैं, बट लाउडली एनफ। स्पीड में स्लो बट लाउड, जोर से बात करना है। ठीक है। इंग्लिश इज ए रिदम। आप जानते हो इंग्लिश एक रिदम पे चलता है, कहाँ पे थोड़ा बढ़ाना है, कहाँ पे थोड़ा कम करना है। तो मॉड्यूलेट करो अपने वॉइस को, स्वीटेबल गैप लो, पॉजेस दो, ऐसा। ठीक है। तो इससे आपका सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, क्लासरूम टीचिंग, ये सब हो सकता है। तो ये आजकल कुछ टॉपिक्स चल रहे, एग्जाम्पल दे देना। लाइफ विदाउट कंप्यूटर, टेलीविजन ए ब्लेसिंग और ए कर्स, हाउ टू ऑब्टेन द होल हार्टेड कोऑपरेशन ऑफ द वर्कफोर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन बिजनेस करियर। तो ये आज का डिबेट का क्वेश्चन है, टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ज्यादातर सेमिनार्स होते हैं, जो लोग टॉक देने के लिए आते हैं, तो इस पे हम बात करते हैं। ये हो गया आपके सेमिनार। नेक्स्ट चलेंगे कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस भी एक ही जैसा है, वर्कशॉप भी एक ही जैसा है। अगर कुछ भी नहीं हुआ, वर्ड चेंज कर करके करना। सेमिनार लिखे हो, वर्ड चेंज कर देना, कॉन्फ्रेंस लिख देना, कॉन्फ्रेंस वर्ड चेंज करना, वर्कशॉप लिख देना, छोड़ के मत आना। कॉन्फ्रेंस क्या है ये भी देखो, इट इज ए मीटिंग ऑफ लार्ज ग्रुप। सेमिनार होता है स्मॉल ग्रुप, कॉन्फ्रेंस होता है लार्ज ग्रुप। और ऑर्गेनाइज टू डिस्कस द करेंट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए किया जाता है, वर्केबल सोल्यूशन के लिए। मतलब कोई वर्क प्लेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कोई सिचुएशन के ऊपर बात करना है, तो एक कॉन्फ्रेंस रखे जाते हैं, वहां पे हम लोग बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या निकल सके। ठीक है। द कॉन्फ्रेंस टेक्निक हैज एक्वायर्ड इंपॉर्टेंट प्लेस इन डिफरेंट एरियाज। हमारे कॉन्फ्रेंस तो बहुत जगह पे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, हेल्थ, रिलीजियस, एजुकेशनल पॉइंट पे भी। मतलब इवन हायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी कॉन्फ्रेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये अचीव करने के लिए है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा ना, ऑब्जेक्टिव्स है कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट। पहले तो दिमाग का विकास होगा, अगर हम लोग एक चीज पे फोकस करके कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ तो अचीव होगा। टू डेवलप एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, हमारे अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप्ड होंगे। टू डेवलप रीजनिंग एंड क्रिटिकल एबिलिटीज, आपके अंदर रीजनिंग, तर्क लगाने का और क्रिटिकली कोई चीज को सोचने का एबिलिटी आएगा। टू डेवलप द एबिलिटीज टू स्टडी इन डेप्थ ऑफ फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, डेवलप करने में हेल्प करेगा कि क्या एबिलिटीज हैं, इस फैक्ट से क्या पूरा होगा, इस कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम्स को जान ले तो कैसे हेल्प होगा। इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स में क्या है ना, टू डेवलप द टेंडेंसी टू इमोशनल बैलेंस,
इफेक्टिव ना फीलिंग्स। कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा इश्यूज में रहते हैं, ट्रस्ट इशू आता है या प्रॉब्लम्स आता है, तब भी हम कॉन्फ्रेंस को फॉलो करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अरे कॉन्फ्रेंस में कॉल लगा, दैट मीन्स ऐसा कि जहाँ पे लोग एक साथ ग्रुप में बात कर सके और प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सके। ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपके फीलिंग्स को भी चेयरफुल करेगा, चेंज करेगा, इमोशनल बैलेंस लाएगा। टू रेस्पेक्ट एंड टॉलरेट एंटी आइडियाज एंड क्रिटिसिज्म बाय अदर्स। एंटी आइडियाज मतलब बहुत सारे ऑपोजिट आइडियाज भी लेके आएंगे, एंड क्रिटिसिज्म भी मिलता है। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, जब हम लोग इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं अपने थॉट्स में, फ्रीडम्स में, सब कुछ में। तो बाय पार्टिसिपेटिंग द कॉन्फ्रेंस, बिहेवियरल स्किल्स, गुड कल्चरल मैनर्स स्टार्ट डेवलप। जैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छा हो जाता है, आपका बिहेवियरल स्किल चेंज होता है, गुड कल्चरल मैनर्स डेवलप्ड होते हैं, पार्टिसिपेंट्स में ये चेंजेस आते हैं। दे आर ट्रेन टू प्रेजेंट एंड डिफेंड आइडियाज। ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आप अपने आइडियाज को ट्रेंड करें, मतलब प्रैक्टिस करें, और कोई आइडियाज के अगेंस्ट कोई जा रहा है तो उसके लिए लड़ो भी। आप कितना सीखे हो या कितना सॉल्व कर पाए, तो आपको क्वेश्चंस भी खुद को पूछना पड़ेगा। दे लर्न हाउ टू पुट क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन निकालने के लिए। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है ना, ये कॉन्फ्रेंस टेक्निक सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन ना। इट इज हार्ड टू प्रेडिक्ट अटेंडेंस। ऑब्वियस है ना, बहुत लोग मिलके काम करते हैं, तो ऐसा है कि अटेंडेंस नहीं मिल पाएगा सबका। एडवांस अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं छोटा सा हॉल ले लिया और वहाँ पे बहुत लोग आ गए तो इशू क्रिएट हो जाएगा। तो हाउसिंग, एकोमोडेशन, फैसिलिटी सब देना पड़ता है। जेनरली द नेचर ऑफ टॉपिक इज ब्रॉड। यहाँ पे टॉपिक का जो नेचर होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए डिस्कशन कैसे होता है, कन्फाइन टू स्पेसिफिक इश्यूज। इसलिए डिस्कशन में से स्पेसिफाइड जो इश्यूज होते हैं उस पर काम करते हैं। ग्रुप डिस्कशन इज जेनरली डोमिनेटेड। यहाँ पे जो भी ग्रुप डिस्कशन होता है वो डोमिनेटेड फॉर्म में होता है बाय द गुड स्पीकर और दोज हु टॉक टू मच। यहाँ पे डोमिनेटेड बाय गुड स्पीकर। अभी जैसा देखो ना, ग्रुप डिस्कशन होना शुरू कर देता है तो कभी कभी ग्रुप डिस्कशन इतना बढ़ जाता है कि डिबेट भी लग जाता है, जैसे असेंबलीज में भी होते हैं। तो वहाँ पे एक गुड स्पीकर या दोज हु टॉक टू मच, जो लोग बात ज़्यादा करते हैं, एंड डू नॉट गिव अपॉर्चुनिटीज टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन, उन लोगों को ज़्यादा हम पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं देते। बिकॉज दूसरे लोगों को भी लीडरशिप कैरेक्टर डेवलप करना है, सिर्फ जो बोल पाता है बस उसी को भेजेंगे तो ये प्रॉब्लम है। वो कंफ्यूज कर देगा सबको, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देगा बस। बट लोगों को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है ना, तो उनको भी पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है, ये भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के विद इन आएगा। मतलब यूनिट 5 का है। देखना वहाँ पे लिखा है जर्नल एंड मैथमेटिक टीचर एसोसिएशन। तो मैथमेटिक टीचर एसोसिएशन है या फिर रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन है, सेम आंसर होगा। कितना दिया गया मैम? इंट्रोडक्शन है, ये कंसेप्ट है, देन एम है, फिर ऑब्जेक्टिव्स है, एंड लास्ट कंक्लूजन है। मैम इसके बाद क्या है? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं, उसको बस मैंने अरेंज करके दे दिया। ठीक है, इसको पढ़ा लेते हैं। रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन क्या है ना। एज टीचिंग प्रैक्टिसनर, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एज टीचिंग प्रैक्टिसनर, मैथमेटिक्स टीचर नीड टू कीप एब्रेस्ट ऑफ ऑल सच डेवलपमेंट पर्टिनेंट टू देयर लर्नर्स। देखो, लर्नर्स को जितना जरूरी होता है पर्टिनेंट टू देयर लर्नर्स, उनके डेवलपमेंट के लिए टीचर के पास उससे ज़्यादा नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो टीचिंग प्रैक्टिशनर्स इसलिए होता है ताकि टाइम टू टाइम अगर कोई टीचर को पता नहीं है, कुछ पॉइंट्स में वीक है वो उसको डेवलप कर सके। हैंस नीड फॉर डेवलपिंग एंड प्रोमोटिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एमॉन्ग मैथमेटिक्स टीचर अराइजेस। इसीलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट मैथमेटिक्स टीचर का इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे फिजिकल साइंस आया तो फिजिकल साइंस लिखना, ठीक है, वर्ड चेंज करना बस। ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को और क्या बोल सकते हो ना, ऑल्सो रेफर टू एज प्रोफेशनल बॉडी। इसको प्रोफेशनल बॉडी कह सकते हैं। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल बॉडी है, एंड इज यूजुअली ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका कोई प्रॉफिट नहीं होता है, बस वहाँ पे लोग आते हैं जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं, जेन्युइनली वो टीचर्स होते हैं, और वो टीचर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एक दूसरे से जुड़ते हैं बाय प्रोफेशन और पब्लिक इंटरेस्ट।
by profession or public interest. In the field of education there are numerous professional organization. अगर मैं एजुकेशन फील्ड में देखूं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मौजूद हैं जहां पे टीचिंग लर्निंग कंडीशंस को एंड लर्नर्स के अचीवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट और अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं. ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज किसको दिया जाएगा? टीचर्स को दिया जाएगा. जैसे टीचर्स के रोल मॉडिफाई हो सके, टीचर्स के एक्टिविटीज मॉडिफाई हो सके. ठीक है, दीज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑफर क्या करते हैं ना, ऑफर एन एक्सेस ऑफ बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, सच एज एक्सक्लूसिव ऑनलाइन रिसोर्सेस, ठीक है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, फ्री और डिस्काउंटेड पब्लिकेशंस, चांस टू अपडेट देयर नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड बेसिक्स. अभी याद रखना, मैथ्स हर एक चीज के साथ जुड़ा रहता है. तो एक्सक्लूसिव ऑनलाइन रिसोर्सेस, आजकल देखो ना बहुत लोग ऑनलाइन में सब कुछ देते हैं, शेयर कर देते हैं, नॉलेज को बढ़ाते हैं. ट्रेड बेसिक और एक्वायर न्यू स्किल्स को ग्रहण करने के लिए और लेने के लिए बोला जाता है. स्किल डेवलपमेंट करने के लिए बोला जाता है. एक्वायर न्यू स्किल्स थ्रू, किसके थ्रू होगा? सेमिनार्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन कोर्सेस. और डेवलप मेंटरिंग रिलेशनशिप, जैसे कि अगर आप PW होता है ना, फिजिक्स वाला हो गया, या बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि और भी हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट जो कि टीचर्स, ऐसे ऐसे टीचर्स सिलेक्ट करते हैं जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ाएंगे. और कुछ टीचर्स रहेंगे जो कि मेंटोरिंग का काम करेंगे. सपोज बच्चों को कुछ डाउट हो रहा है, उनको 1-to-1 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प चाहिए, तो वो प्रोसेस भी बच्चों को सिखाने के लिए टीचर्स लिए जाते हैं. विथ मोर एक्सपीरियंस टीचर्स, द एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में एमटी है, एमटी मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर ऑफ इंडिया, इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन. ये एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, दैट एम्स टू असिस्ट टीचर्स. ये क्या करता है ना, इसका एम है कि ये टीचर्स को गाइड करे एट ऑल लेवल्स, ये ऑल लेवल्स में गाइड करे इन इम्प्रूविंग देयर एक्सपर्टाइज, ताकि वो एक्सपर्ट बन जाए, प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप हो, मेकिंग मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करे, एन्जॉयबल, जैसे आपको पढ़ाने में एन्जॉय लगे, थोड़ा एन्जॉय भी फील करना चाहिए. हमेशा बोरिंग क्लासेस करोगे तो आपसे बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे, सीखेंगे कुछ नहीं. डिससेमिनेट्स, अच्छा, डिससेमिनेट्स का मतलब होता है जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि शेयरिंग करना, कोई मैथमेटिकल एजुकेशन में कोई न्यू ट्रेंड सेटिंग करना, जहां पे आप एक पॉइंट को न्यू बना के पूरे फैला रहे हो, दैट इज अ स्प्रेडिंग. एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन क्या है, देखते हैं. नंबर 1, increase understanding and enjoyment of mathematics, obvious. increase understanding of how people learn mathematics, ये भी important है कि increase करेंगे understanding हो कि कैसे people, लोग सीखेंगे, learn करेंगे. the sharing and evaluation of teaching learning strategies and practices, promoting the exploration of new ideas सीखना and possibilities को सीखना, initiating and contributing to discussion of and developments in mathematics education at all levels. इनिशिएट लेना, स्टार्टिंग करना नया नया, एंड कंट्रीब्यूशन देना, डिस्कशन करना डेवलपमेंट्स में एंड मैथमेटिकल एजुकेशंस को एट ऑल लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, सारे लेवल्स में. फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, ऑब्जेक्टिव्स है मैथमेटिकल टीचर एसोसिएशन, दैट इज MTA, विल बी टू वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द टीचर एंड लर्निंग मैथमेटिक्स, टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए ऑल लेवल्स में, ये बाहर से और अंदर से दोनों साइड से काम कर रहा है. होल इंडिया में क्या क्या इंक्लूडिंग है ना, सपोर्टिंग द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ लर्निंग मटेरियल, डेवलपमेंट को सपोर्ट करो एंड लर्निंग मटेरियल को एडॉप्ट करो, टीचिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करो, एंजॉय करो उसको, डिस्कवर करो मैथमेटिक्स को, होल्डिंग कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, जो ऊपर था ना वही चीज रिपीट हो रहा है, एनरिचमेंट प्रोग्राम और रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये टीचर्स के लिए रहेगा. सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओलंपियड प्रोग्राम्स, अभी पढ़ के आए हैं इन द कंट्री, कंडक्ट करेंगे एग्जाम्स, होल्डिंग ट्रेनिंग कैंप्स, स्टूडेंट के लिए भी टीचर्स के लिए भी. एनहांसिंग पब्लिक नॉलेज को बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड रिलेटेड एरियाज पे काम करेंगे थ्रू ए वेराइटी ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होगा,
ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स मतलब बीच बीच में छोटे छोटे मंथली और वीकली जर्नल्स आएंगे डिवोटेड टू मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स को समर्पित होंगे टीचिंग लर्निंग से। एंड टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज डेवलप करेंगे जो रेलिवेंट टू मैथमेटिक्स टीचर के लिए होगा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज, अकेले काम नहीं करना है। अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहा है, उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी अपने साथ ले लेंगे। कंक्लूड करते हैं, एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स टीचर्स और मैथमेटिक्स एजुकेशनल रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड शेयर ए कॉमन एम। इन सबका एक ही कॉमन एम है कि प्रमोटिंग एंड इम्प्रूविंग रिसर्च एंड प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। प्रमोट करना और इम्प्रूव करना रिसर्च को एंड प्रैक्टिस करना मैथमेटिकल एजुकेशन को। एसोसिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ओवरकमिंग द आइसोलेशन। सुनो, एसोसिएशन मतलब होता है टुगेदर, जोड़ देना, सबको एक एक ग्रुप में रख देना। अगर ग्रुप में रहेंगे आइसोलेशन कोई नहीं होगा, मतलब अकेले अकेले कोई काम नहीं करेगा। तो आइसोलेशन ऑफ टीचर मतलब टीचर वो धीरे 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 वैनिश हो जाएगा। तो वो टीचर जैसे इंप्रूव कर सके, इसीलिए एसोसिएशंस बने हैं। डे टू डे वर्क इन स्कूल, जो डेली बेसिस में वर्क चल रहे स्कूल्स में, इज फोकस्ड ऑन एवरीडे मैटर्स। वो डेली बेसिस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं एवरीडे के मैटर्स, व्हेयरएज द एसोसिएशन हैव द कैपेसिटी। डे टू डे वर्क फोकस करता है कि एवरीडे के मैटर पे काम करे, बट एसोसिएशन बोलता है कि आपके कैपेसिटी पे काम करे। आपका कैपेसिटी को हम एड्रेस करके आपका प्रोफेशनल जो आइसोलेशन हो जा रहा था, आप अकेले अकेले पड़ जा रहे थे, आपको और ज़्यादा हेल्प कर दे। प्रोफेशनली आप सबके साथ कनेक्ट हो सके, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके, हेल्पिंग टीचर्स, दूसरों को हम हेल्प कर सके। टीचर एसोसिएशन नीड टू प्लान ए प्रोग्राम। टीचर एसोसिएशन एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कि वो प्लानिंग सेट कर सके प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज बिटवीन एनुअल इवेंट्स, जैसे कि एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं। टीचर नीड कंटिन्यूइंग सपोर्ट, टीचर को जरूरत है कंटिन्यूइंग सपोर्ट का, जैसे आइदर एज इंडिविजुअली और ग्रुप में और स्कूल लेवल में चाहिए। कि टीचर को भी सपोर्ट नीड है ना, वो अकेला कितना काम करेगा, उसको सपोर्ट दोगे, वो उसको इनकरेज करोगे, तभी जाके वो काम कर पाएगा। टू इम्प्लीमेंट व्हाट दे हैव फाउंड आउट अबाउट और बिकम एनकरेज टू ट्राई न्यू अप्रोचेस, ताकि वो खुद पे कॉन्फिडेंट हो जाए और फील करे कि वो भी कुछ नया कर सकते हैं और कुछ नया डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्रेस हो सकता है, नया अप्रोच लेके काम कर सकते हैं। इज इट ओके?